हेलो एवरीवन, मेरा नाम जेडी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा पीआर के रिगार्डिंग। आप कनाडा कैसे जा सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री के द्वारा और उसकी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है और क्या उसके 6 सिलेक्शन फैक्टर हैं, उसको जानेंगे पूरा डिटेल में इस वीडियो में। उसके लिए आप वीडियो पूरी देखना एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये मेरी कनाडा पीआर सीरीज़ की पहली वीडियो है और इसके रिगार्डिंग मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा। आइए बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री के रिगार्डिंग। तो एक्सप्रेस एंट्री क्या है और ये कैसे काम करती है। एक्सप्रेस एंट्री एक कैनेडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिससे कि आप कनाडा की पीआर ईजिली और जल्दी ले सकते हैं, और ये फैसिलिटी कैनेडियन गवर्नमेंट सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स को ही देती है। और एक्सप्रेस एंट्री में 3 कैटेगरीज आती हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद आती है फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम। उसके बाद आता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो एक्सप्रेस एंट्री में ये 3 कैटेगरीज आती हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसको पीएनपी कहते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। मगर इन कैटेगरीज के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो इस प्रोग्राम में टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं। उसमें से मिनिमम आपको 67 पॉइंट्स चाहिए एलिजिबल होने के लिए। अगर आपके 67 पॉइंट्स नहीं हैं तो आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं होंगे। और ये जो 100 पॉइंट्स हैं ये 6 सिलेक्शन फैक्टर्स में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एज। इसके आपको मैक्सिमम 12 पॉइंट मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 18 से कम है तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपकी एज 18 से 35 के बीच में है तो आपको पूरे 12 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका एक एक पॉइंट कम होता जाएगा हर साल। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 47 है या उससे ज़्यादा है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा फैक्टर है एजुकेशन। इसके आपको मैक्सिमम 25 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इसकी काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो कि आप एक बारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया ताकि आप इजीली वो जाके चेक कर सकें। पर इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर आप 12th पास हैं तो आपको इसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो आपको इसके 21 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो इसके आपको 23 पॉइंट्स मिल सकते हैं। मतलब कि ये काफ़ी सारी चीज़ों में डिपेंड होता है, और जैसे आपने कहाँ से कर रखी है तो एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट इनकी चेक कर लें, आपको पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जो कि है वर्क एक्सपीरियंस। तो इसके आपको मैक्सिमम 15 पॉइंट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम एक्सपीरियंस की। तो इसके लिए आपको मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। उसका मतलब आपको ये काम 1 साल कॉन्टीन्यूस करा होना चाहिए, और ये जो टोटल घंटे बनते हैं इसके वो 1560 बनते हैं, 1560 घंटे, हफ्ते के 30 घंटे के हिसाब से। और अगर यही काम अगर आपने पार्ट टाइम कर रखा है तो आपको 24 महीने तक करना पड़ेगा, 15 घंटे हफ्ते के हिसाब से, तो ये 1 साल का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। और इसमें एक और जो बात नोट करने वाली है, अनपेड वॉलंटरी वर्क और अनपेड इंटर्नशिप वो काउंट नहीं होगी। जो काम आपने करा है उसकी आपको सैलरी या स्टाइपेंड, और ये काम पेड होना चाहिए, तो ही ये काउंट होगा एज अ वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको इस काम के पैसे नहीं मिले तो ये एज अ वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ही होना चाहिए। प्राइमरी ऑक्यूपेशन का मतलब जो ऑक्यूपेशन आपने अपने इमिग्रेशन एप्लीकेशन में मेंशन करी है, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो उसी जॉब प्रोफाइल में होना चाहिए, तभी ये एक्सपीरियंस काउंट होगा। और इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं जिसको एनओसी भी कहते हैं। पहली जो कैटेगरी है उसको टाइप 0 कहते हैं, उसके बाद टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी और डी कैटेगरी भी हैं, मगर टाइप सी और डी कैटेगरी एलिजिबल नहीं है एक्सप्रेस एंट्री के लिए। आइए देखते हैं कि इन 3 कैटेगरीज में किस टाइप की जॉब आती हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है टाइप 0। इस टाइप में मैनेजर लेवल की जॉब आती हैं, जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर, माइन मैनेजर एसेट्रा। और जो टाइप बी और जो टाइप ए कैटेगरी है उसमें प्रोफेशनल लेवल की जॉब आती हैं, जैसे डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इस टाइप से। और जो कैटेगरी बी है इसमें टेक्निकल जॉब्स आती हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, शेफ़। और जो टाइप सी और डी ये कैटेगरी है इसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आइए देख लेते हैं इसका पॉइंट्स चार्ट। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे।
अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 11 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको इसके 13 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको 6 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको पूरे 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अगला फैक्टर है अरेंज एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा, जिसके लिए आपको 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है कैनेडियन एम्प्लॉयर से, जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक की है, 1 साल की मीन्स जॉब है, और ये सीजनल वर्क नहीं है, और ये इन कैटेगरीज में से है, जैसे टाइप 0 में है, टाइप ए में है या टाइप बी में है, तो इसके आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। मगर ये ऑफ़र आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करने से पहले मिली होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने प्रोफाइल बना दी है उसके बाद आपके पास जॉब ऑफ़र आई है तो ये वैलिड नहीं होगी। आपको पहले से ऑफ़र होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है लैंग्वेज, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके आपको मैक्सिमम 28 पॉइंट मिल सकते हैं। कनाडा में देखा जाए तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, पहली है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। अगर आपको ये दोनों लैंग्वेज आती है, इसके लिए प्राइमरी लैंग्वेज के लिए आपको 24 पॉइंट मिल सकते हैं और सेकेंडरी लैंग्वेज के लिए आपको 4 पॉइंट मिल सकते हैं। मगर इसके लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपकी चारों स्किल्स टेस्ट होंगी, जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इंग्लिश के लिए ये जो पहला टेस्ट है ये अप्रूव टेस्ट देना पड़ेगा एक्चुअली आपको। तो जो पहला टेस्ट है वो है CELPIP और दूसरा है IELTS। और फ्रेंच के लिए आपको देना पड़ेगा TEF टेस्ट, जो कि सेकेंडरी लैंग्वेज के लिए टेस्ट है। अब इंग्लिश में मिनिमम आपको CLB 7 चाहिए। तो CLB 7 का मतलब आपको 6 बैंड चाहिए हर एक कैटेगरी में, जिससे कि आपको 4 पॉइंट मिलेंगे हर एक कैटेगरी में, जो कि 16 पॉइंट बनेंगे। अगर आपका CLB 8 आता है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, जो कि 20 पॉइंट बन जाएंगे। अगर आपका CLB 9 आता है या उससे ज़्यादा आता है तो आपको पूरे के पूरे 6 पॉइंट्स मिलेंगे, तो आपको 24 पॉइंट आपके बन जाएंगे। और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए NCLC में आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स चाहिए, और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए आपका जो लेवल है वो NCLC 5 होना चाहिए, जिसके लिए आपको 4 पॉइंट्स और मिल सकते हैं। तो टोटल आप 28 पॉइंट ऐसे ले सकते हैं। अगर आपको सेकेंडरी लैंग्वेज नहीं भी आती है तो भी ठीक है, आप सिर्फ IELTS दीजिए, टोटल आपको इसके 24 पॉइंट्स मिलेंगे। अब जो लास्ट फैक्टर है वो है अडेप्टेबिलिटी, जिसके आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट मिल सकते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी में 7 पॉइंट्स आते हैं, 7 टाइप्स होते हैं, तो किन्हीं 2 को आप कंबाइन करके 10 पॉइंट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कनाडा से स्टडी कर रखी है 2 साल तक की, तो उसके आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपकी स्पाउस ने भी स्टडी कर रखी है मिनिमम 2 साल तक की, उसके भी आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपने कनाडा में काम कर रखा है मिनिमम 1 साल तक का, उसके आपको सीधा 10 पॉइंट मिलेंगे। तो अगर आपकी स्पाउस ने वहाँ पर कनाडा में काम कर रखा है और उन्होंने IELTS भी दे रखा है, जिसमें उन्होंने 5 पॉइंट्स में 5 पॉइंट मिनिमम स्कोर करे हैं, तो इसके उनको 10 पॉइंट मिल सकते हैं। तो लास्ट में अगर आपका कोई कैनेडियन रिलेटिव है, ब्लड रिलेटिव है, तो उसके भी आपको 5 पॉइंट मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टाइप्स हैं इनको आप कंबाइन करके 10 पॉइंट आप इजीली ले सकते हैं। तो ये थे सारे 6 फैक्टर्स। तो इस वीडियो में हमने जाना सारे 6 फैक्टर्स में और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।